गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपकी जो बुक चल रही है वो टी.एस. ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक चल रही है। इसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अभी इससे पहले जो हमने किया था वो किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब हार्ड चैप्टर नहीं है अब ये, क्योंकि एडमिशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, वही इसके अंदर आने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग, प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशो कैसे निकालेंगे, रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए हैं हमारे पास उनकी, जिन्होंने कंटिन्यू हमारी फर्म चलानी है, उनकी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइस क्या रहेगा, डिफरेंस सेक्रीफाइस और गेनिंग में क्या रहेगा, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी आफ्टर रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन कैसा होगा एसेट्स का, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ कैसे होंगी, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम वही जैसे आपने पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन का और एसेट्स का रीअसेसमेंट किया था, लायबिलिटी को रीअसेसमेंट किया था, या आपने रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, इन सब की एडजस्टमेंट करनी सीखी थी। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो काफ़ी हद तक वो पिछले वाले चैप्टर के तरीके से सेम ही रहेगी। तो देखते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिटायरिंग पार्टनर्स सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ ए फर्म बट द फर्म कंटिन्यूज। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जो भी पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, पार्टनर के बीच में से एक पार्टनर छोड़ के चला गया है, बट फर्म चल रही है अभी। इट मीन्स फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर इन अकॉर्डिंग्स विद न्यू एंड चेंज पार्टनरशिप डीड। आपको मालूम है यदि कोई भी पार्टनर एडमिट हो या पार्टनर छोड़ के चला जाए, दोनों ही केसेस में आपकी जो रेशो होगी या आपकी जो डीड होगी वो चेंज होगी। ठीक है, तो न्यू डीड जो भी आई है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटिन्यू पार्टनर है या जो पार्टनर रह गए हैं वो किस तरीके से उस फर्म को चलाएंगे ये देखेंगे। वो फर्म को चलाएंगे, इसका मतलब है कि रिटायरिंग पार्टनर के चले जाने के बाद जो पार्टनर बच गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए हैं, उनके बीच में जो भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी फर्म चलेगी। ए पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म इन अकॉर्डिंग्स इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट। यदि पार्टनर रिटायर हो जाए फर्म से तो इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो इफेक्ट करता है। इफ ऑल द पार्टनर्स, ए पार्टनर को रिटायर कब माना जाएगा, जब उसका जो एग्रीमेंट है वो इफेक्ट हो रहा हो कि भी उसने एग्रीमेंट किया था 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है, या जो सभी पार्टनर्स हैं वो मिलकर चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाए, या पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, या जो भी पार्टनर जाना चाहता है उसने रिटर्न नोटिस दे दिया सभी पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को, कि वो जाना चाहता है, तो इन सभी कंडीशन में रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अंडर विच ऑल पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या रिटायरमेंट लेगा तो उस टाइम पर फर्म को रिकंस्टिट्यूट माना जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, न्यू पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है रिमेनिंग पार्टनर के बीच में या जो भी कंटिन्यू पार्टनर है उनके बीच में नया एग्रीमेंट आ जाएगा। द फर्म हाउ कंटिन्यू, और फर्म चलती रहेगी। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी लायबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से जस्ट पहले तक जो भी उसकी थर्ड पार्टी के प्रति कोई भी लायबिलिटी है तो वो उसे देनी पड़ेगी, या किसी भी जो भी पार्टनर्स रह गए हैं फर्म के अंदर उनके प्रति उसकी कोई भी लायबिलिटीज़ है डिस्चार्जिंग से पहले तो उसे वो सारी पे आउट करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट ये कहता है कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो उसे पूरा करे। ठीक है, लायबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, क्या उसकी आफ्टर रिटायरमेंट एक्ट के मतलब एक्ट ये कहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट उसकी कोई लायबिलिटीज़ है, नहीं, उसकी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। आफ्टर कंटिन्यू टू ए लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर इज रिटायरमेंट, सिर्फ रिटायरमेंट तक की जो भी थर्ड पार्टीज उसकी लायबिलिटीज़ होंगी वही देनी है, बाकी उसे पब्लिक नोटिस देकर वो अपने रिटायरमेंट का बता सकता है कि मैंने आगे के लिए रिटायरमेंट ले ली, तो आगे के लिए उसकी कोई लायबिलिटीज़ नहीं बनेगी। सिर्फ जो लायबिलिटीज़ बनेगी, जो भी लायबिलिटीज़ उसने पे आउट नहीं करी है आफ्टर रिटायरमेंट भी उसको वो लायबिलिटीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने लायबिलिटीज़ लास्ट सपोज करो उसने 1 अप्रैल को रिटायरमेंट ले ली, 50,000 रुपये उसको दे देते, ठीक है, वो चला गया, तो 50,000 रुपये की जो लायबिलिटी है उसकी बनी रहेगी, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि वो तो पिछली गया ना। ठीक है,
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मेन पर जो हमारा वो है ये है 7 बातों का ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो न्यू रेशो देखनी है आपको, गेनिंग रेशो निकालनी है। एडमिशन होता है तो सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं, यदि रिटायरमेंट हो रही है तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि सभी पार्टनर्स जो बच गए हैं उनकी रेशो बढ़ेगी अब, ठीक है। कोई पार्टनर आता है तो उनकी रेशो घटती है, सेक्रीफाइस होता है वहाँ का, ठीक है। वैल्यूएशन की गुडविल की वैल्यूएशन से निकालेंगे, एसेट्स को रिवैल्यूएट करेंगे, लाइबिलिटीज को रीअसेसमेंट करेंगे, जो भी हमारे रिजर्व्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी जो भी बनती होगी उसको पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर जो है उसकी पेमेंट, जो भी उसका कंपनसेशन यदि उसका कोई ड्यू है तो वो उसको देंगे। लास्ट उसकी पेमेंट कर देंगे, जो भी टोटल यहाँ से उसकी पेमेंट बनती होगी, उसकी कैपिटल देनी है या गुडविल देनी है, जो भी उसकी पेमेंट बनती है तो उसको पेमेंट कर देंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यदि कोई एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की तो ये टॉपिक आपका कट चुका है, आपको 6 ही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयर रेशो, मेरे ख्याल से ये टॉपिक मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछले 2 चैप्टर से हम ये टॉपिक करते आ रहे हैं कि प्रॉफिटिंग शेयर रेशो कैसे निकालनी है। यदि आपको कोई भी मतलब केस दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यदि आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ध्यान रखना, यदि आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, देन आप क्या करोगे, जो पुरानी उनकी कोई भी रेशो होगी वही हम मानेंगे कि उसकी अब नई भी है। जैसे मान लो सपोज करो ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। पहले 1, 2 और 3 में उनका प्रॉफिट बढ़ता था, अब A चला गया और इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि A का जो हिस्सा है B को मिलेगा या C को मिलेगा, ठीक है, या दोनों को मिलकर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इनकी रेशो बची है वही रेशो आगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो अब आगे जो कंटिन्यू हो जाएगी वो 2:3 हो जाएगी, यदि नहीं कहा गया। यदि कहा गया है, कुछ कहा गया तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशो निकाल देंगे। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि हम जब न्यू रेशो निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें ओल्ड रेशो जो भी होगी वो प्लस गेन, यदि उसने कुछ गेन किया है तो वो जुड़ जाएगा। यदि उसका गेन नहीं बताया गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेशो ही उसकी नई रेशो मानी जाएगी, तो वो न्यू रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकला ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे अब आपको यहाँ पर कहा गया है, इलस्ट्रेशन 1 में कहा गया है कि ABC 3 पार्टनर है, 1/2, 2/5, 1/10 के लिए। तो इसकी यदि मैं रेशो निकालना चाहूँ, LCM लेकर यदि मैं रेशो निकालना चाहूँ तो इनकी रेशो आ जाएगी 5:4:1, ठीक है। LCM ले लेना, LCM लेकर रेशो निकल जाएगी। अब यदि A रिटायर हो गया मगर A के लिए कुछ नहीं कहा कि A का जो शेयर है वो किसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हम A को स्किप कर देंगे, तो हमारी रेशो हो जाएगी 4:1। यदि B रिटायर हो गया तो B को स्किप कर देंगे तो 5:1 हो जाएगी। C रिटायर हो गया, C को स्किप करके 5:4 हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज़ क्लियर। केस नंबर 2 में कहा गया है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट ऑफ शेयर रिटायरिंग पार्टनर इज एन एग्रीड रेशो। अब आपको रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मतलब एक एग्रीमेंट किया है कि जो रिटायर पार्टनर का जो भी हिस्सा है हम एग्रीड रेशो में, कोई रेशो उन्होंने बनाई है, उस रेशो के अकॉर्डिंग हम मतलब वो टेक ओवर करेंगे, ठीक है। तो वो जितना भी हिस्सा वो टेक ओवर करेंगे उतना हिस्सा उनकी में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो कि ABC 3 पार्टनर थे, इनकी रेशो है 5:3:2, ठीक है। B रिटायर हो गया, जो B का शेयर है वो 3/10 है। उन्होंने कहा है कि A और C जो है वो 2:1 में लेंगे। कौन सा हिस्सा लेंगे? 3/10। 3/10 का 2/3 A लेगा, जैसे ये B है, B का हिस्सा है 3/10, ठीक है। तो ये A है और ये C है। A कितने में ले रहा है? 2/3 में, और ये ले रहा है 1/3 में। तो A ने कितना टेक ओवर किया? 3/10 का 2/3, और इसने टेक ओवर किया 3/10 का 1/3। 3 से 3 कट गया, 1/5, और इसका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 2:1। तो अब जो लेंगे वो 2:1 में लेंगे, वही आ गया हमारा। तो हमारा जो टेकिंग लेने वाला पार्ट है वो है 1/5 और 1/10, कि 1/5 तो A का शेयर बढ़ गया और 1/10 हमारा B का शेयर बढ़ गया। तो जब हम A का हिस्सा निकालेंगे तो उसमें जो पुराना हिस्सा था उसके अंदर हम 1/5 जोड़ देंगे। 1/5 को सेम बेस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2/10 ही आ जाएगा ना, वो जोड़ देंगे। और जो C का हिस्सा था 2/10, उसमें हम जोड़ देंगे 1/10। तो यहाँ से उन दोनों का न्यू रेशो आ जाएगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में क्या कहा गया है कि ABC 2:1 ले रहे हैं, B रिटायर हो गया और उसका शेयर केवल C ले रहा है। तो उसका जो B का जो हिस्सा है वो 2/5 है,
सी का हिस्सा कितना है 1/5, 1/5 में बी का शेयर जो है 2/5 वो ऐड हो जाएगा, सिंपल। ए का वही रहेगा 2/5 ही, तो इसका यदि हम निकालेंगे तो 3/5 आ गया, ठीक है। रेशो निकालोगे 2:3 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ABC पार्टनर हैं 1/2, 3/10, 1/5। तो इससे यदि हम रेशो निकालें तो निकाल लेना। और उन्होंने कहा है कि बी रिटायर हो गया, उसका जो शेयर है ए और सी 2:1 में ले रहे हैं, वही पहले वाले के तरीके से। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट शुरू हो गया। देयर आफ्टर जब ABC 3 पार्टनर हो जाएंगे तो डी एडमिट हो गया 1/4 के लिए, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए। अब यहाँ पर रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो पहले आप रिटायरमेंट का काम करोगे, उसके बाद एडमिशन का काम करोगे। ए एंड रिमेनिंग शेयर वाज इक्वली ए एंड सी। देखो उसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि पहले तो हम यहाँ तक का पार्ट करते हैं। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया तो बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर था वो था 3/10, ठीक है। ए को दे रहा है और सी को दे रहा है, ठीक है। ए को कितना दे रहा है 2/3 और सी को कितना दे रहा है 1/3। तो 3/10 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/10। तो ए के हिस्से में तो 1/5 जुड़ जाएगा और सी के हिस्से में 1/10 जुड़ जाएगा, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो अब जो न्यू शेयर आ गया वो आ गया 7/10 और 3/10, दोनों का आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जब D आया तो D का 1/4 था, उसका आधा A ने दिया है। 1/4 का आधा उसने किससे लिया है A से लिया है, तो ये तो हिस्सा A में से कट जाएगा, ठीक है। और इसका आधा A और C दोनों दे रहे हैं, तो 1/8 का आधा मतलब जो 1/8 बच गया उसका आधा 1/16 मतलब 1/16 A और दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास इतना पीस हो रोटी का, आधा तो ए दे ही रहा है, ये जो आधा बच गया इसका भी आधा ए भी दे रहा है और ये सी दे रहा है, तो ए के तो ये दोनों पार्ट हो गए ना, ये वाला भी हो गया ये वाला भी हो गया। इसका आंसर था 1/8 और इसका आंसर था 1/16 और ये भी 1/16, ठीक है। तो ए तो ये दोनों इससे देगा, उसके शेयर में से दोनों इससे कटेंगे और सी में से केवल 1/16 कटेगा। तो अब न्यू रेशो जो आएगी वो ए सी और डी की आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब आता है गेनिंग रेशो। जिस तरीके से आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाली थी उसी तरीके से अब आपको गेनिंग रेशो निकालनी है, ठीक है। गेनिंग रेशो इज द रेशो विच द गेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग द रेशो इन विच देयर प्रॉफिटिंग शेयर इंक्रीज इन द फर्म। इसका मतलब है कि जो भी यदि पार्टनर कभी रिटायर होता है तो जो पार्टनर्स बच गए हैं, ठीक है, जो पार्टनर बच गए हैं उसका हिस्सा जिन पार्टनर्स को मिलता है उसकी जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। गेनिंग रेशो इज डिटरमाइंड बिकॉज द गेनिंग पार्टनर ऑफ ए पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आपने पे आउट करना है, गुडविल पे करनी है, जो भी करना है, उसको जो पेमेंट जाएगी वो पुराने पार्टनर किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे, क्योंकि जितना फ़ायदा उतना हम उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एग्रीमेंट और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, 3 सिचुएशन में करेंगे गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या कोई एग्रीमेंट नहीं है, सेकंड न्यू रेशो दी है तब हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, थर्ड व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज ए स्पेसिफिक रेशो। जब आपको बता दिया है कि जो पार्टनर बच गए हैं वो एक स्पेसिफिक रेशो में प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में आपको गेनिंग रेशो निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि जब हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, एग्रीमेंट भी नहीं है, तब हम कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इज एज्यूम दैट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन सेम रेशो। तो मैंने आपको बताया था यदि 5:4:1 की रेशो है और ए चला गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो रेशो है ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू रेशो हो जाएगी, ठीक है। और 5:4:1 हमारी ओल्ड रेशो थी, ठीक है। Thus, in the effect of continuing partner gaining profiting share ratio of outgoing partner in their all profiting share ratio, in their situation profiting share ratio is their gaining ratio। जो भी profiting share ratio उनकी आएगी वही इनकी gaining ratio बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3:1 थी,
ए रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यदि ए रिटायर होएगा तो 2-1 इनकी गेनिंग हो गई, यही न्यू यही गेनिंग, ठीक है। बी रिटायर हो गया तो 3-1 हो जाएगी, यही न्यू यही गेनिंग। और सी रिटायर हो गया तो हमारे पास 2:1 हो जाएगी, सी रिटायर हो गया तो 3:2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जेड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। न्यू भी वही और गेनिंग भी वही, ठीक है। व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, जब न्यू रेशो गिवन है तो जब हमें न्यू रेशो गिवन है तो न्यू में से ओल्ड रेशो माइनस कर देना, गेनिंग निकल जाएगी, सिंपल। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइस के लिए क्या करते थे हम, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग के लिए क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। यदि आपने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया तो आपका आंसर माइनस में आना चाहिए। यदि आपने वही वाला तरीका अपनाया है तो आंसर आपका माइनस में आना चाहिए गेनिंग पार्टनर के लिए। ये चीज़ सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर 1/2, 3/10, 1/5 रेशो दी हुई है और ए और सी ने 3:2 में उनका गेन किया। 3:2 में गेन किया है बी का शेयर, बी का शेयर है 3/10, 3/10 का 3/5, ठीक है, और 2/5 करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी, सॉरी न्यू रेशो दी हुई है 3:2, तो न्यू रेशो पता है, ओल्ड रेशो पता है, न्यू माइनस ओल्ड करोगे आपका आंसर निकल जाएगा, गेनिंग रेशो निकल जाएगी, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये न्यू रेशो दी हुई है, सी रिटायर हो गया, बी ने डिसाइड किया है, ए और बी ने डिसाइड किया है 2:1, तो वही ओल्ड पता चल गई, न्यू रेशो पता चल गई, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप न्यू में से ओल्ड घटा रहे हो और आंसर अपोजिट आ गया तो देन ये सेक्रीफाइस माना जाएगा, गेनिंग नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आपने करते थे ना, जब सेक्रीफाइस करते थे और आंसर नेगेटिव आ जाता था तो हम उसको गेन कर देते थे। इसी तरीके से जब आप गेन निकाल रहे हो और आंसर नेगेटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइस माना जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक 8-9 इलस्ट्रेशन तक, ये सारे इलस्ट्रेशन तक कर लेना रिवाइज, ठीक है। जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कॉपी में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कंप्लीट करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आता तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको निशान लगा लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।